देखिए बच्चों, कल हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हम क्या कह सकते हैं? किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। अब इसी बेसिस पर कुछ और चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक मिनट बस, बच्चे आ रहे हैं अभी भी। जस्ट अ मोमेंट। देखिए बेटा, हमने बोला था दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इक्वल्स टू dp ओवर dt। p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम किसे बोलते हैं? मास टाइम्स वेलोसिटी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने वेक्टर फॉर्म पे लिख दिया। अब देखिए, मैं मोमेंटम की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, डी बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर होता है, वेलोसिटी होती है वेक्टर, तो वेलोसिटी पे वेक्टर साइन लगाया। अब देखिए बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जिन केसेस में नहीं होता वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर अधिकतर केसेस में मास या तो कांस्टेंट होता है या कांस्टेंट लिया जा सकता है। तो मास को हम बाहर रख लेते हैं, क्योंकि चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में। तो इसे लिखा जा सकता है m dv ओवर dt, एंड dv ओवर dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो हम क्या कह सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा, जो मैंने कल कहा था, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई सेकंड लॉ क्या है, तो वो सीधे बोलते हैं सर F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए इज नॉट, F इक्वल्स टू एम ए सेकेंड लॉ नहीं है, ये उसके बेसिस पे आया एक कंक्लूजन है बस। इसके बेसिस पे और बहुत सारे कंक्लूजन्स डिराइव किए जा सकते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। बोलो बच्चों, कुछ पूछना चाहते हो? अब नो चलिए, सर। एक बात, कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो हालांकि पहले से जानते होंगे, फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। यूनिट क्या होती है फोर्स की? एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट इज न्यूटन। सीजीएस यूनिट इज डाइन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। एक और यूनिट्स जो आपको न्यूमेरिकल्स में कही जाएगी, वो क्या कही जाएगी? से किलोग्राम फोर्स, केजीएफ, या ग्राम फोर्स। इस बात का मतलब क्या है? किलोग्राम फोर्स मींस 1 किलोग्राम पे लगने वाला, 1 किलोग्राम मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, 1 किलोग्राम मास पर एक्ट करने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो हम क्या कहेंगे? मास कितना है? 1 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है? 1 किलोग्राम फोर्सेस 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्सेस 9.8 न्यूटन। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स क्या होता है? तो 1 ग्राम इंटू, ये सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 980 डाइन्स। क्लियर है बच्चों ये? यस सर। कोई रिपीट सर। करेगा? यस सर। 1 किलोग्राम फोर्स किसे कहते हैं?
भार्गवी बोलो। The gravitational force acting on mass of 1 kg. बिल्कुल ठीक। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अच्छा एक और बात है, सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हो और थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो। मोशन का जो 3 लॉज हैं, अगर आप सेकंड लॉ लें तो सेकंड से ही फर्स्ट डिराइव किया जा सकता है और सेकंड से ही थर्ड डिराइव किया जा सकता है। अब सेकंड से फर्स्ट डिराइव कैसे करेंगे वो देखिए। हमें क्या पता है, फोर्स इज m dv ओवर dt, ये फर्स्ट लॉ है, वो सेकंड लॉ है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ तो m dv ओवर dt इज 0। अब इस लाइन का मतलब क्या है, आइदर मास इज 0 और dv ओवर dt इज 0। अब अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो मास तो 0 नहीं है। इट मींस dv ओवर dt इज 0, मतलब dv ओवर dt 0 है। dv ओवर dt किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। चेंज इन वेलोसिटी 0 होने का मतलब वी कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर किसी चीज में चेंज 0 आया तो हम क्या कह सकते हैं, दैट थिंग इज कांस्टेंट, इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या ये फर्स्ट लॉ है? हाँ यही तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या हुआ करता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है तो इट विल रिमेन 0, और अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वैसे ही करती रहेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चल रही है। क्लियर? तो ये सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ हमने कंक्लूड किया। कोई कुछ पूछना चाहता है बच्चों इसमें? बच्चों No, sir. चलिए ये हो गया है। थर्ड लॉ कैसे डिराइव करेंगे वो आपके लिए होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, पर आपको घर पे क्या ट्राई करना है, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ डिराइव करना है। यूजिंग सेकंड लॉ आपको थर्ड लॉ निकालना है। तो अब बात आती है मोशन का थर्ड लॉ है क्या। वो सबको याद होगा, बहुत कॉमन सा उसका स्टेटमेंट है, एंड दैट स्टेटमेंट इज to every action there is an equal and opposite reaction. Newton's third law says to every action there is an equal and opposite reaction. इसमें भी डिस्कस करने को एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मन में मिसकंसेप्शन रहता है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए वो चीज क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमारे मन में मिसकंसेप्शन रहता है उसको लेके। दैट थिंग इज, हम लोगों को ये लगता है कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाने चाहिए। लेकिन ये फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, इसलिए ये फोर्सेस कैंसिल नहीं हो सकते। कैंसिलेशन किन फोर्सेस का होता है, जो एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो। ये दोनों फोर्सेस क्या लग रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, ये कैंसिल नहीं होते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लोर है, टेबल है, एक टेबल के ऊपर एक m किलोग्राम का ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक की वजह से क्या होगा, इस पर ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक टेबल पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, mg। बदले में टेबल इस पे लगाएगी, उतना ही लगाएगी। दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, हमको क्या लगता है कैंसिल होके 0 आ जाएंगे, लेकिन ध्यान दो ना, ये वाला फोर्स टेबल पे लग रहा है, ये वाला फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। कैंसिल कब होते हैं, जब एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे होते। क्लियर है बच्चों? सर रिपीट कर दो एक बार।
बेटा हमने बोला कैंसिलेशन फोर्सेस का तब होता है जब वो सेम ऑब्जेक्ट पर लग रहे हो। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बट ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। मान लिया दीवार को आप धक्का दे रहे हो, दीवार आपको दे रही है, कैंसिल कैसे हो जाएंगे? कैंसिल तो तब होते हैं जब दोनों फोर्स दीवार पे लग रहे होते या दोनों फोर्स आप पर लग रहे होते। यहाँ जो एग्जांपल है, एक टेबल पर एक m किलोग्राम का ब्लॉक रखा है, तो उस पर mg फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो टेबल पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो टेबल पर फोर्स लगाएगा mg। बदले में टेबल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी mg। तो ये फोर्स तो टेबल पर लगा था और ये फोर्स किस पर लगा है? ब्लॉक पर। ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट थिंग इज इम्पल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पल्स। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा थ्योरी में या रीजनिंग में, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो लगभग 5 नंबर तो सिर्फ इम्पल्स से आ सकते हैं। बीच में एक दीपक का क्वेश्चन आया है, सर व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट। देखिए बच्चों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब जब ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, एक रेन ड्रॉप है, एक बारिश की बूंद है, जब वो ऊपर से गिरी, तो उसका मास कम होता है। रास्ते में आते हुए, नीचे गिरते समय वो और बूंदों से कोएलेस हो सकती है, जुड़ सकती है, प्लस उसमें डस्ट और मिस्ट ऐड हो सकता है, जिससे उसका मास नीचे गिरते समय बढ़ता रहता है। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मास की बात कर रहा हूं। ठीक। सिमिलरली एक रॉकेट, मैं प्रोफेशनल रॉकेट्स की भी बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल, एक दिवाली का ही रॉकेट है। अब होता क्या है, जब हम उसे जलाते हैं तो उसका फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से गैसेस बाहर निकलती हैं। फ्यूल के तेजी से जलने की वजह से क्या होता है, उसका मास धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसका मास कम होता रहता है। तो ऐसे सिस्टम्स पर लगने वाला फोर्स निकालने के लिए हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ता है। ये इस मेथड से नहीं निकलते हैं। इसमें सीधे सीधे आप ये नहीं कह सकते F इक्वल्स टू एम डी वी ओवर डी टी, क्योंकि वहां m कांस्टेंट नहीं है। क्लियर है दीपक ये? यस सर। ठीक। खैर, हम इम्पल्स की बात कर रहे थे। देखो बच्चों, एक तो इम्पल्स की डेफिनेशन लेके बहुत सारे डाउट्स रहेंगे मन में, तो अभी क्लियर कर लेना। बुक में पढ़ोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा इसमें। पहले तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इम्पल्स नहीं जिक्र कर रहा हूं, मैं बात करूंगा इम्पल्सिव फोर्सेस की। मैं पहले किस चीज का जिक्र कर रहा हूं? इम्पल्सिव फोर्सेस। किन्हें कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस? तो सबसे पहले तो इम्पल्सिव वर्ड का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। देखो, जैसे किसी आदमी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत इम्पल्सिव है, इस बात का मतलब क्या होता है कि उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है, अचानक से ही फिर शांत भी हो जाता है। सडनली मतलब रैपिड रिएक्शन देते हैं जो चीजें, वो क्या कहलाती हैं? इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव फोर्सेस का क्या मतलब है? ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें, ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें। उनकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है फोर्सेस की, और टाइम के पर भी डिपेंड करती है। उनकी वैल्यू सडनली बढ़ती है और फिर ड्रॉप हो जाती है। ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करें और उनकी वैल्यू भी टाइम डिपेंडेंट हो, मतलब टाइम के साथ घटे और बढ़े, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है इंपल्सिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, एक कील है, आप उसे दीवार में ठोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? हैमर से स्ट्राइक करेंगे। हैमर से स्ट्राइक करने पर अचानक से क्या होता है? नेल को, जो कील ठोक रहे हैं आप दीवार में, उसे अचानक से फोर्स मिलता है और वो फोर्स विड्रॉ हो जाता है। जैसे हैमर उससे अलग हुआ, वो फोर्स खत्म हो गया। तो ये किस तरह का फोर्स है? ये इंपल्सिव फोर्स है, क्योंकि बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए लगा, अचानक से 0 से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक गया और फिर से 0 हो गया। इसी तरह का एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मान लिया क्रिकेट बॉल है, बॉलर ने थ्रो की, क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने उसे बैट से हिट किया, तो बॉल को क्या होगा? अचानक से फोर्स मिला
और विड्रॉ हो गया। बैट ऐसा तो नहीं है लगातार फोर्स दे रहा है उसे, अचानक से फोर्स मिलता है और वो फोर्स विड्रॉ हो जाता है। इस तरह के फोर्सेस को कहा जाता है इंपल्सिव फोर्स। क्लियर है? Yes, sir. कोई Yes, और sir. एग्जांपल बताना चाहेंगे इसका? Yes, sir. कोई बच्चा कोई और एग्जांपल बताएगा इसका? बच्चों बोलो, हैंड रेज करो। सर इम्पल्सिव फोर्सेस से वापस से समझा दो, फोन आ गया था गलती से। बेटा मैंने बोला ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें, लेकिन जिनकी वैल्यू ज्यादा हो, टाइम पर डिपेंड करे, उन्हें कहा जाता है इंपल्सिव फोर्सेस। मेन थिंग्स जो मेन कन्वेएबल पॉइंट्स हैं इंपल्सिव फोर्सेस के रिगार्डिंग, दोज आर दैट दीज डिपेंड ऑन टाइम। ये टाइम पर डिपेंड करते हैं, टाइम के साथ इनकी वैल्यू कम और ज्यादा होती है। दूसरी बात, ये बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं, ये ज्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्ट नहीं करते। तो मैंने दो एग्जांपल बोले। एक तो अगर हम एक आयरन नेल है जिसे दीवार में ठोकना चाहते तो हम उसे हैमर से स्ट्राइक करते हैं, तो वो नेल को जो फोर्स मिला हैमर के थ्रू वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिला और सडनली मिला। फिर एक क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसने एक बॉल को हिट किया तो बॉल को जो फोर्स मिला वो भी बहुत कम ड्यूरेशन के लिए मिला। ये इंपल्सिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कोई और एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं जो इंपल्सिव फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता हो? कोई बताना चाहेगा? दीपक, दीपक साहनी, अनम्यूट करो, बताओ। स्नेहा सक्सेना, हाँ बेटा आप बताओ। सर कोई बुलेट स्ट्राइक कर रही है किसी ग्लास को, तो उस ग्लास में इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लिया एक बॉल है, बॉल मैंने ऊपर से नीचे गिरा दी, जब वो फ्लोर से रिबाउंड करती है, फ्लोर पे टकराई और रिबाउंड की, तो वो एग्जाम्पल भी किसका है? इंपल्सिव फोर्स का है। क्लियर है बच्चों? किसी को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. रिया ने एग्जाम्पल दिया वाइल किकिंग ऑन बॉल, बिल्कुल सही है बेटा। अब मैंने जो बातें बोली उसमें एक चीज क्या थी कि ये फोर्सेस बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करते हैं, इनको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं होता हमेशा। इन फोर्सेस को मेजर कर पाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस के इम्पैक्ट को, इन फोर्स की वजह से जो हुआ उस इम्पैक्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। दैट इम्पैक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। इन फोर्सेस का जो टोटल इम्पैक्ट होता है वो क्या कहलाता है? इम्पल्स। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, impulse of a force is a measure of total effect और impact, जो भी लिखना चाहो आप, total effect of the force। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिधर फोर्स होता है उधर ही इसकी डायरेक्शन होती है। यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। एसआई यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। मेजर कैसे करते हैं वो देखिए। इंपल्स होता है फोर्स into time duration for which force acts, force into time duration for which force acts। एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चों, आप लोगों ने मुझे लिखते हुए नोटिस किया हो शायद, मैं मल्टीप्लिकेशन के साइंस यूज नहीं करता हूं, आप लोग भी नहीं कीजिएगा।
जब तक कि आपको पता ना हो कि वहां डॉट लगना है या क्रॉस लगना है, आपको सही से पता ना हो, तब तक मत लगाइए, क्योंकि डॉट का मीनिंग अलग हो जाता है, क्रॉस का मीनिंग अलग हो जाता है। तो हम साइन यूज ही नहीं करते अक्सर, हम सिर्फ उन केसेस में यूज करते हैं जहां हमें पता है ये डॉट है, जहां हमें पता है ये क्रॉस है, वहीं करते हैं। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। इतने में किसी को कुछ पूछना है? No. नो सर। अब देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता था? डीपी ओवर dt। फोर्स किसके इक्वल होता था? डीपी ओवर dt। यहां से मैं क्या कह सकता हूं? डीपी इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दूं, तब देखिए क्या होगा। वी आर इंटीग्रेटिंग डीपी फ्रॉम P1 टू P2। P1 और P2 क्या है? इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। जिन्हें नहीं दिख रहा हो मैं बोल देता हूं, यहां ऊपर नीचे लिखा है P1, ऊपर लिखा है P2, इक्वल्स टू फोर्स dt। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? टाइम 0 से टाइम t तक। ये जो इंटीग्रेशन है, ये हमें इंपल्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये इंटीग्रेशन हमें इंपल्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप ऐसे केसेस में फोर्स को मेजर ही नहीं कर सकते। तो जब फोर्स को मेजर नहीं कर सकते, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल नहीं सकते। आरएचएस में जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। लेकिन एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है? ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के इक्वल है, ये वाला इंटीग्रेशन इस वाले इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं रिपीट करूंगा ये बात, कोई परेशान ना हो बच्चे। देखिए, अब यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इज x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। देखिए, हमारे पास है dp, वेक्टर साइन को भूल जाओ, हमारे पास क्या लिखा है? dp। यहां मैं 1 मान सकता हूं, किसी को इतने में तो कोई डाउट नहीं बच्चों? No. अब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, p रेज टू पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, रिजल्ट क्या मिलता है? हमेशा 1। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं है। सर। अब देखिए, कंपेयर कीजिए, x की जगह क्या है p, dx की जगह क्या है dp, और n की जगह क्या है 0। तो कोई बच्चा बताएगा क्या लिखूं मैं आगे? हाँ भार्गवी बोलो। So p raised to power 0 plus 1 upon 0 plus 1 p equals रेज टू to पावर p. 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट इज p। तो यहां क्या आ गया रिजल्ट में? p। और लिमिट्स हैं, लिमिट्स क्या है? फ्रॉम p1 टू p2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स dt फ्रॉम 0 टू t। अब यहां देखिए, ये वेरिएबल है, इसकी जगह पहले रखी जाती है अपर लिमिट, माइनस करके रखी जाती है लोअर लिमिट। तो मतलब जहां p है पहले वहां आप क्या रखोगे? p2 माइनस p1। मैं इस वाली टर्म को पहले लिख देता हूं, आरएचएस को एलएचएस बना देता हूं, एलएचएस को आरएचएस बना देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? 0 टू t फोर्स dt इज इक्वल टू p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। अब देखो बच्चों, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमने क्या बोला था? फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन इज इम्पल्स। ये क्या है? फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? P2 माइनस P1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देयरफॉर वी कैन से इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम,
to the change in momentum. मैं सारा शुरुआत से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि नया टॉपिक है और कंफ्यूजिंग है समवॉट। मैंने बताया इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं। इंपल्सिव फोर्सेस हम उन्हें बोलते हैं ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें और उनकी वैल्यू भी टाइम के साथ वेरी करे। ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करें और उनकी वैल्यू भी टाइम के साथ वेरी करे, मतलब घटे या बढ़े, उन फोर्सेस को कहा जाता है इंपल्सिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को मेजर कर पाना इजीली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इम्पॉसिबल बोल रहा हूं, बट इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फोर्सेस में फोर्स को मेजर ना करके, ऐसे केसेस में फोर्स को मेजर ना करके आप फोर्स के इम्पैक्ट को या फोर्स के इफेक्ट को मेजर करना चाहते हैं। फोर्स का वो इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या कहलाता है? इंपल्स। और डिफाइन कैसे करते हैं हम उसे? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, तो यहां हमने लिखा न्यूटन सेकंड लॉ सेज F इक्वल्स टू dp ओवर dt और dp इक्वल्स टू f dt। इंटीग्रेट किया दोनों तरफ। मोमेंटम के लिमिट्स हैं फ्रॉम p1 टू p2, टाइम के लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू t। ये इंटीग्रेशन तो मेजर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि फोर्स की वैल्यू नहीं पता। तो इस वाले इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हमने किया। RHS को LHS में लिखा और यहां लिमिट्स प्लेस कर दी। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंपल्स को। किसके इक्वल आया? चेंज इन मोमेंटम के। तो हम ये नहीं कहेंगे इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के न्यूमेरिकली इक्वल होता है। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इट इज डिफाइन कैसे किया था हमने? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। बस इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? चेंज इन मोमेंटम से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बच्चों, आज इतना ही रखेंगे, फिर ज्यादा हो जाएगा, नया टॉपिक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जुलाई में होगी। शायद मैसेज आ गए हो आप लोगों के पास। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी, जुलाई में होगी। ठीक है, फिर भी मैं अगर कोई वीडियो कोई कंटेंट भेजता हूं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.